ध्यान दो इधर। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और हम आज स्टार्ट करेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्योंकि प्योर इंडक्टर और प्योर रजिस्टर और प्योर कैपेसिटर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में और एसी सप्लाई में यदि हम उसे कनेक्ट कर दें तो वो कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका वर्क क्या है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी सप्लाई देने पर यदि हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को जोड़ दें तो सब अपना अपना रोल अलग अलग अदा करते हैं। जैसे रजिस्टर का काम क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी सप्लाई देने पर यदि उसमें हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर पावर को खर्च करती है, रजिस्टर पावर को खर्च कर देती है, मतलब पावर लॉस कर देती है। और ये जो पावर लॉस है हमें हीट के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर है? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा प्योर रजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहां पर हम शुद्ध जिसे कहते हैं प्योर या शुद्ध कैपेसिटर, शुद्ध रजिस्टर और शुद्ध इंडक्टर, शुद्ध रजिस्टर, शुद्ध कैपेसिटर और शुद्ध इंडक्टर की बात करेंगे यहां पे। अब यदि हम सबसे पहले पिछली क्लास में हमने प्योर रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। प्योर रजिस्टर का मेन वर्क यही होता है कि यदि एक प्योर रजिस्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ दिया जाए तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्योर रजिस्टर को जोड़ते हैं तो आपको पता है कि सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी सप्लाई और दूसरा एसी सप्लाई। तो यदि हम एसी सप्लाई देते हैं और प्योर रजिस्टर को जोड़ दें तो रजिस्टर कैसा बिहेव करता है, पावर को खर्च करता है। लेकिन यहां पर हम यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो इसका रोल अलग है। सर्किट में यदि हम देखें इंडक्टर और कैपेसिटर का तो ये दोनों कभी पावर को खर्च नहीं करते, पावर लॉस नहीं करते। और ये क्वालिटी कब होती है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों प्योर हो, शुद्ध हो। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर बार बार वर्ड शुद्ध का यूज इसीलिए किया जा रहा है कि प्योर इंडक्टर और प्योर रजिस्टर कभी पावर लॉस नहीं करते, पावर को खर्च नहीं करते। दिस इज अ मेन पॉइंट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? इधर ध्यान दो। स्टार्ट करेंगे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो किसी एसी सर्किट में प्योर इंडक्टिव को यदि जोड़ दें, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं बेटा हम, एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। अभी हम डीसी सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये जितनी भी प्रोसीजर हम आपको बताएंगे ये ओनली फॉर एसी सप्लाई के लिए है। ऐसा नहीं है कि डीसी सप्लाई में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज नहीं करते। रजिस्टर का यूज बिल्कुल डीसी सप्लाई में भी करते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर हम बात करेंगे एसी सप्लाई की। तो जब किसी सर्किट में प्योर इंडक्टिव सर्किट को जोड़ दिया जाता है तो ये इंडक्टिव सर्किट का सिंबल है, देखो ये इंडक्टर का सिंबल है, आपको समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी सर्किट में यदि इंडक्टर को जोड़ दिया जाए तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो VL वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसके नीचे लिखा गया है। हम सप्लाई यहाँ क्या दे रहे हैं बेटा, एसी सप्लाई दे रहे हैं। जब एसी सप्लाई देंगे तो इस सर्किट से करंट फ्लो होगी और ये करंट फ्लो होते हुए इस इंडक्टिव कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है इस इंडक्टिव कॉइल के चारों ओर जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है MMF के कारण, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण क्रिएट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम, तो यहाँ पर एक और चीज क्रिएट होता है, सेल्फ इंडक्शन, जिसके कारण EMF भी जनरेट होता है। सेल्फ इंडक्शन के कारण EMF भी जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पर एसी सप्लाई देने पर इसमें जो वोल्टेज का जो फार्मूला है, एवरेज वोल्टेज जो उत्पन्न होगा इसमें, तो ये हो जाएगा V = VM sin ओमेगा टी। ये जो साइन ओमेगा टी है, टी क्या है, ये इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि एक पूरी साइकिल चलने के बाद एक चक्कर होता है कि नहीं। वन साइकिल कब होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों मिलकर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों 180 + 180, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का 180 और नेगेटिव हाफ साइकिल का 180 दोनों मिलकर चलेंगे तब एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टिव कॉइल है
ये इंडक्टिव कॉइल में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है जिसे आप VL से शो करते हैं। तो ये जो VL है, ये VL क्या है बेटा? ये है इंडक्टिव कॉइल में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। इंडक्टिव कॉइल में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इसे VL से शो करते हैं। अब यदि VL का फार्मूला बनाएंगे हम, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? I इंटू R। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इस इंडक्टिव कॉइल के लगाने के कारण उत्पन्न होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो इसमें भी इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा जो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहां पर ये जो फार्मूला हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा VL इज इक्वल टू I इंटू XL। तो ये XL क्या है? XL एक प्रकार का उस इंडक्टिव कॉइल में होने वाला ड्रॉप है। तो यहां पर एक प्रकार का ये XL क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है, इस कॉइल में उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए यहां पर हम इस R की जगह क्या लिख दिए हमने? XL लिख दिए। तो फार्मूला क्या बना? V इज इक्वल टू I इंटू XL। अब यदि सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान निकालना है, इस करंट का मान निकालना है, तो इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? VL अपान XL। VL अपान XL। ये जो VL है ये एक प्रकार का वोल्टेज है और XL क्या है बेटा? एक प्रकार का रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां पर फार्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू VL अपान XL। ठीक है। अब इस फार्मूले से जब भी किसी ऐसा AC सर्किट में इंडक्टिव कॉइल जुड़ा होगा और उस इंडक्टिव कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यदि ये आपको निकालना है तो आप किस फार्मूले से निकालेंगे बेटा? आप इस निकालेंगे फार्मूले से I इज इक्वल टू VL अपान XL। इस फार्मूले से मान निकालेंगे। क्लियर है? इधर ध्यान दो। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का ये फेजर डायग्राम है। इसे कहते हैं हम फेजर डायग्राम। इसे कहा जाता है फेजर डायग्राम और इसे कहा जाता है सर्किट डायग्राम। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम सर्किट डायग्राम है। दूसरा ये क्या है बेटा? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में किसके बीच का रिजल्टेंट ढूंढेंगे हम? वोल्टेज और करंट के बीच का रिजल्टेंट ढूंढेंगे। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होगा, क्योंकि AC सप्लाई में फेज एंगल होता है कि नहीं? 180 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ। तो AC सप्लाई में ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल देखेंगे बेटा, ये ही पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। हम इसे ही पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। पावर फैक्टर एंगल कहा जाता है इसे। अब यही पावर फैक्टर एंगल का मान, फाई का मान कितना है बेटा? 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसी को हम कहते हैं 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर। अब जब भी आप एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लगाएंगे, प्योर इंडक्टिव कॉइल को लगाएंगे किसी भी सर्किट में, तो वहां पर पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 90 डिग्री लैगिंग। लैगिंग मतलब क्या होता है बेटा? पश्चगामी। तो पश्चगामी का मतलब ये होता है कि इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा बेटा? पीछे हो जाएगा। इसे कहते हैं पश्चगामी शक्ति गुणांक। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? जब भी किसी सर्किट में प्योर इंडक्टिव सर्किट को कॉइल को जोड़ेंगे आप, तो उसमें पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री लैगिंग हो जाएगा। और हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट लगाया था, उसमें पावर फैक्टर क्या हुआ था बेटा? पावर फैक्टर उसमें यूनिटी था, इकाई शक्ति गुणांक था। तो उसमें वोल्टेज और करंट, तो देख लीजिए इसका जो वेव फॉर्म बनता है बेटा कैसा बनेगा? यहां से यदि ये वेव फॉर्म को हम बना दें ऐसा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज का। और अब हम करंट का वेव फॉर्म बनाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? पीछे हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखे हमने? करंट पीछे लिखा है। तो करंट कैसा हो जाएगा? ये करंट पीछे हो गया। तो करंट का वेव फॉर्म पीछे हो गया, मतलब कि यहाँ से यदि स्टार्ट करें तो ये करंट क्या है? पीछे है और वोल्टेज आगे है। इसीलिए इसे कहा जाता है 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर। तो वोल्टेज की वेव फॉर्म आगे चलेगी और करंट की वेव फॉर्म उसके पीछे चलेगी। तो इसे कहेंगे हम 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर।
ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या था बेटा, 90 डिग्री था। तो पावर फैक्टर निकालेंगे हम। तो पावर फैक्टर मतलब क्या होता है बेटा, cos फाई। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, cos फाई। और यही पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल पावर फैक्टर होता है, ट्रू वैल्यू और अपरेंट वैल्यू के बीच का। ठीक है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के बीच का जो गुणांक होता है, मतलब कि उसका जो अनुपात होता है, या ये बोल सकते हैं वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। इसको बताएंगे, पावर फैक्टर को नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। फिलहाल cos 90 का मान जब रखते हैं, मतलब कि फ्लक्स फाई का मान यहाँ पर 90 रखेंगे, फेज डिफरेंस का मान, तो ये जो एंगल है इसका मान जब रखने पर पावर फैक्टर cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी प्योर इंडक्टिव सर्किट हम लगाते हैं किसी भी एसी सप्लाई में या एसी सर्किट में, तो इंडक्टिव सर्किट लगाने पर पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। लेकिन कैसा रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा, 0 लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ये लैगिंग वर्ड को या पश्चिमगामी वर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ पर बहुत काम आएगा ये। ठीक है, जैसे इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे आप, सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, उसमें ये पावर फैक्टर का बहुत अहम रोल होता है उसमें। ठीक है, तो अब यदि इसका वैसे ही हम एवरेज पावर निकालें तो एवरेज पावर कैसा निकालेंगे, फार्मूला क्या है एवरेज पावर का, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो ये जो Vm क्या है बेटा, ये प्लस वाला Vm है। अब इसका वेव फॉर्म देखेंगे तो वेव फॉर्म के बीच में देखो, यहाँ पर ये करंट का वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये पावर का वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने करंट का भी वेव फॉर्म, वोल्टेज का वेव फॉर्म और पावर का भी वेव फॉर्म बनाया हमने। P प्लस जो पावर का जो वेव फॉर्म है, ये क्या होता है, ये वोल्टेज और करंट का इनटू होता है। तो वोल्टेज और करंट का इनटू पावर होता है। यहाँ देख लीजिए, ये है प्लस Im, ये है प्लस Vm और ये प्लस Pm है। वैसे ये माइनस Im माइनस Vm और माइनस Pm होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, हमने क्या बोला था कि यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, पीछे, और वोल्टेज आगे होगा। तो देखो वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो यहाँ आके मिल रहा है इस पॉइंट पर, और करंट का वेवफॉर्म इधर से आ रहे हैं तो यहां आके मिल रहा है। इस रेफरेंस लाइन में जो वेवफॉर्म सबसे पहले आएगी, ठीक है, तो यहां से उठकर सबसे पहले सबसे आगे की ओर कौन सी वेवफॉर्म है, वोल्टेज की है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज आगे है और करंट क्या है बेटा, पीछे है। तो ये कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने इसकी वेव फॉर्म को तो समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर एवरेज पावर जब भी निकालना हो तो एवरेज पावर निकालने का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी में यदि हम ओमेगा टी के बाद ये जो है 90 डिग्री, ये है एंगल का मान। ये एक्चुअल में ये होता ऐसा है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसा होता है। तो हमने फाई का मान क्या रख दिया बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से आगे लगा हुआ है, इसीलिए ये जो फाई का मान जब 90 रखते हैं तो उसके कारण ये जो है V इज इक्वल टू Vm साइन, ठीक है, इसका मान परिवर्तित हो जाता है। और इसका मान जब लास्ट में सॉल्व करोगे पूरा डेरिवेशन तो शून्य आता है, 0 आता है। ठीक है, जब 0 आता है कहने का मतलब ये है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कभी खर्च नहीं करता, इसलिए पावर फैक्टर का मान 0 आएगा। लेकिन क्या रहेगा बेटा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और आपकी जो मेन एग्जाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो एसी सप्लाई में प्योर कैपेसिटिव सर्किट को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर जब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट को जोड़ दिए, मतलब एक प्योर कैपेसिटर को जोड़ दिए, तो इन दोनों के बीच में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर
VC। क्या बोलेंगे बेटा? VC, क्योंकि यहां पर हमने एक प्योर कैपेसिटर को जोड़ दिया है तो VC हो गया। हम सप्लाई क्या दे रहे हैं बेटा? AC सप्लाई दे रहे हैं। अब AC सप्लाई देने पर हमें पता है कि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पैदा होता है कि नहीं बेटा? पिछली क्लास में पढ़ा है कि किसी AC सर्किट में यदि हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न होता है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का विरोध करता है। तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा क्योंकि सप्लाई दे रहे हैं हम AC। तो अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा तो फार्मूला क्या बनेगा? ये है XC, इसे ही कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है? AC सर्किट में जब इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का, बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यदि हम कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या बनेगा? VC। ये VC जो लिखा है ये क्या बेटा? कैपेसिटिव वोल्टेज है। ये क्या VC क्या बेटा? कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप, इसको कहेंगे। तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू XC। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यहाँ पर R के बराबर क्या हो जाएगा? XC हो जाएगा, ठीक है। V के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? VC हो जाएगा और I के बराबर तो I यहाँ पर है ही। अब मान रख दी हमने VC इज इक्वल टू I इंटू XC हो जाएगा। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और I इज इक्वल टू, यदि इसको हम पक्षांतर कर दें तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? VC अपान XC। तो ये VC अपान XC किसके बराबर है? V अपान R के बराबर है, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान R होता है, ये उसी के बराबर है। तो ये जब भी आपको इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान निकालना है तो ये करंट का मान कैसे निकालेंगे? VC अपान XC से निकालेंगे करंट का मान। ये फार्मूला है। जैसे DC सप्लाई देते हैं और हमें I का मान निकालना हो तो किससे निकालते हैं बेटा? हम DC में V अपान R से निकालते हैं ना। करंट का मान निकालना है तो ये किसके लिए हो गया? ये DC के लिए हो गया, लेकिन ये किसके लिए हो गया बेटा? AC के लिए हो गया। सबका मान अलग अलग निकलेगा ना। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है बस। जब फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फेज डिफरेंस का डायग्राम है। इसमें क्या हुआ कि इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना बेटा? 90 डिग्री का है। इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है ना। लेकिन इसका एक्सिस देखेंगे आप तो ये एक्सिस कैसा बना? इस टाइप से बन रहा है। एक्सिस दिख रहा है आपको? ये एक्स और ये वाई। तो ये एक्सिस इस टाइप से बनता है। इधर वाले को हम हटा देते हैं, इधर वाले को भी हटा देते हैं, जबकि ये हिडन है एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें करंट कहाँ है बेटा? नीचे है। इसमें करंट कहाँ है? नीचे है। मतलब कि नीचे है, इसका मतलब क्या बेटा? ये माइनस में है। यहाँ पर जो भी होगा वैल्यू वो क्या होगा? माइनस में होगा। और ऊपर जाएंगे तो बेटा प्लस में होगा। अब यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है कि इसके नीचे जो लाइन है ये लाइन और इसके नीचे ऐसी लाइन है। तो ये लाइन क्या है बेटा? यहाँ जाएंगे ऊपर तो ये प्लस में होगा और यहाँ पर माइनस में होगा और इस साइड माइनस में होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको सभी को? अब देखो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का जो मान है इसमें ऊपर की ओर है। दरअसल इसको हम ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये V दिख रहा है तो यहाँ पर ये V आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा I। तो यहाँ पर I का मान क्या हो गया बेटा? ऊपर हो गया, मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पर ये जो है ओमेगा टी माइनस फाई आया है, क्योंकि पावर फैक्टर का मान क्या है? लैगिंग, मतलब पीछे की ओर। तो जब भी पीछे की ओर होगा, पश्चगामी होगा तो माइनस में ही आएगा वो, और अग्रगामी होगा तो करंट ये आगे की ओर, ऊपर की ओर लीड करेगा, प्लस में लीड करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना आपको? अब देखेंगे यहाँ पर फार्मूला, तो इन दोनों के बीच में फ्लक्स फाई का मान 90 हो जाएगा और पावर फैक्टर क्या होगा बेटा? लीडिंग पावर फैक्टर होगा, जिसे अग्रगामी शक्ति गुणांक कहा जाता है।
वेव फॉर्म बनाएंगे तो करंट हमेशा आगे होगी, लीड करेगी, और वोल्टेज पीछे की ओर होगा, क्योंकि यहां पर प्योर कैपेसिटिव सर्किट लगा दी है। और एक चीज याद रहे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट कभी पावर लॉस नहीं करता, पावर खर्च करता ही नहीं। इसीलिए प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इनकी क्वालिटी होती है एनर्जी स्टोर करने की। इसलिए सीलिंग फैन में हमने क्या लगाए, कैपेसिटर लगाए ना, क्या करके रख रहा है, वो पावर को, एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना सीलिंग फैन को दे देता है, और बाकी अपने पास स्टोर करके रखता है। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, क्योंकि ये पावर लॉस नहीं करता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी वेव फॉर्म देखेंगे तो हमेशा करंट क्या बोलेगा बेटा, इसमें करंट लीड करते हुए मिलेगा, करंट का मान आगे मिलेगा और वोल्टेज पीछे मिलेगा। तो ये वाला जो मान है ये वोल्टेज का है और ये है करंट का। तो करंट की वैल्यू देख लो, जो इसका वेव फॉर्म है आगे की ओर है और वोल्टेज का पीछे की ओर है, इसीलिए इसे कहते हैं अग्रगामी शक्ति गुणांक, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर, और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। ये 3 प्रकार के होते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब कि पश्चगामी, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब अग्रगामी, और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब इकाई शक्ति गुणांक। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब हमने रजिस्टर लगाया था तो पावर फैक्टर क्या हुआ बेटा, यूनिटी हुआ। जब हमने, ठीक है, यहां पर कैपेसिटर लगाया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग। और जब हमने इंडक्टर लगाया तो पावर फैक्टर क्या हो गया, लैगिंग, पश्चगामी। तीनों समझ में आ गया आपको? चलिए, कैपेसिटी वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ तक निकाली है। फेज डिफरेंस की बात करें तो 90 डिग्री, फाई का मान जो है 90 डिग्री है। जब cos फाई का मान निकालते हैं, cos फाई, cos 90 रखेंगे फाई की जगह, तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान कितना निकलता है, 0। पावर फैक्टर का मान कितना निकलता है बेटा, 0 निकलता है। एक चीज जो मैंने आपको बार बार बताया है कि प्योर कैपेसिटर पावर खर्च नहीं करता, स्टोर करके रखता है, एनर्जी इसकी क्वालिटी होती है। एवरेज पावर निकालेंगे तो V इज इक्वल टू वी एम ओमेगा टी हो जाएगा, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, और V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या हो जाएगा, कॉस, यही होगा। ठीक है, cos 90, और जब cos 90 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यह निकल के आता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं हम cos 90 इज इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर का मान 0 हो गया, इसमें भी पावर फैक्टर का मान 0 हो गया। लैगिंग, इसमें पावर फैक्टर क्या बेटा, लैगिंग है इंडक्टर में, और इसमें पावर फैक्टर लीडिंग है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। क्लियर है? तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही पावर को खर्च करता है, लॉस करता है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करते। ये आज की क्लास का मेन रेफरेंस था। जब भी प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टिव सर्किट आप लगाएंगे तो पावर को खर्च नहीं करेगा, इनकी क्वालिटी यही होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबको जय हिंद।